अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे पास लास्ट वीक फ्राइडे को जो हमारे पास डेटा आया 3 जनवरी को आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का मेरे से सवाल था, क्वेश्चन था कि सर ये आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स जो है वो कंपोजिट इंडेक्स के जो है वो पॉजिटिव आए हैं, लेकिन जो यूरो यूएसडी है वो अपसाइड मूव कर रहा है। ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग जो पीएमई के नंबर हैं कंपोजिट इंडेक्स वो काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। ठीक है, तो अगर हम इधर कंपोजिट इंडेक्स को देखें ग्राफ्स पे जाके। ओके, तो हम ग्राफ पे जाके देखें कि जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमई के करंट नंबर्स आए हैं, ये जो है वो पिछले 8 महीने से बेहतर आए हैं। ठीक है, 8 महीने मतलब कि आप देखें कि जो प्रीवियस मंथ था, लाइक ये दिसंबर के नंबर है, तो जो नवंबर के थे वो काफ़ी वीक थे। उससे पहले सितंबर के थे, उससे पहले अक्टूबर के भी वीक थे, अगस्त के भी वीक थे। ठीक है, जुलाई, जून एंड मई। ठीक है, तो सिंस मई, मतलब मई 2024 के बाद से जो अभी डेटा आया है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का, वो उससे बेहतर आया है। मतलब जो मई 2022 से लेके अब तक, तो जो है वो डेटा जो था आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर था, लेकिन जो करंट डेटा है वो पिछले 8 मंथ से बेहतर आया है मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि यूएस के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो रिवाइव कर रहा है, मतलब वापस जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहा है। अब इधर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि ये नंबर जो है बिलो 50 है, इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रोथ नहीं है, रिकवरी फेज के अंदर है। ठीक है, ग्रोथ फेज में नहीं है। अगर बिलो 50 नंबर्स होते हैं, इसका मतलब जो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग वो कॉन्ट्रेक्शनरी फेज के अंदर है, ना कि एक्सपेंशन फेज के अंदर। अगर तो अबव 50 होता है तो हम कह देंगे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक्सपेंशन फेज के अंदर है। तो ओवरऑल अब देखें, जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए हैं, यूएस में पीक हुए हैं, उसके बाद से आप देखें कि जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यूएस का वो एक कॉन्ट्रेक्शनरी फेज के अंदर था। उसमें जो है वो रिकवरी देखने को मिली इन द मिड ऑफ समवेयर इन 2024। लेकिन फिर उसके बाद अगेन जो हॉकिश पॉलिसी स्टांस था फेडरल रिजर्व का, उसकी वजह से अगेन जो है वो स्लो डाउन, या आप कहें कि कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। सो अभी ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगेन जो है वो थोड़ा इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर हम इसको जो है वो लाइन चार्ट्स पे जाके देखें, ये चीज़ें ना आपको जब भी ट्रेड करनी होती है न्यूज़, उससे पहले जो है वो आप एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे आप लाइन चार्ट पे जाके देखें तो लाइन चार्ट पे जो डाउन ट्रेंड था ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, वो ब्रेकआउट हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपने एक रिकवरी साइकिल के अंदर आ रही है। ठीक, एंड ये है कि इसकी आप समझें कि यहाँ से जो है वो रिकवरी साइकिल की तरफ आती हुई दिख रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो यूएस का। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए यहाँ पे समझने के लिए वो ये है कि सिर्फ हम इस कंपोजिट इंडेक्स अलोन को जो है वो नहीं देखते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। अभी इसके अंदर ये जो आईएसएम सर्विसेज का डेटा होता है हमारे पास, इसमें जो है हमारे पास 4 कंपोनेंट होते हैं डेटा के अंदर। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का जो भी डेटा आता है मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विसेज का डेटा, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। वो 4 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? अगर आप investing.com पे जाएंगे तो आपको ये पूरा इस डेटा का सेगमेंट मिलेगा, इससे नीचे एंड इससे ऊपर ये आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के डेटा सेट है। ओके, एंड इस डेटा में आप देखें हमारे पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट है, न्यू ऑर्डर्स है एंड पीएमआई, ये कंपोजिट नंबर्स हैं ऑफ एम्प्लॉयमेंट, न्यू ऑर्डर्स एंड प्राइसेस। तो आप देखिए कि प्राइसेस बढ़ी हैं, इसका मतलब जो फेडरल रिजर्व बात कर रहा था कि आगे उनको लग रहा है कि इन्फ्लेशन रिस्क, कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है आगे आने वाले दिन, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्राइसेस बढ़ी है, दैट्स मीन कि फेडरल रिजर्व जो है वो सही बात कर रहा है। तो ये डॉलर के लिए एक हॉकी साइन है, मतलब डॉलर जो अपसाइड जाना चाहिए। इसके साथ आप देखें कि न्यू ऑर्डर्स मैन्युफैक्चरिंग में बढ़े, इसका मतलब डिमांड है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट भी जो आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे आप देखें दिसंबर में एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम है। ठीक है, अब ये जो एम्प्लॉयमेंट नंबर है ये सीजनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। अब जो हमारा एडीपी का एम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा उसमें हम देखेंगे कि क्या आता है। तो अगर वो डेटा जो है वो अच्छा आता है तो इसका मतलब ये जो है वो सीजनल फैक्टर्स की वजह से मैन्युफैक्चरिंग में ड्रॉप देखने को मिला एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ऑल्दो ओवरऑल हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ करा है एम्प्लॉयज़ को यूएस में। ओके, तो इसको ट्रेड कैसे करना था? ठीक है, इसको ट्रेड ऐसे करना था कि आपने यहाँ पे आके देख लिया कि हिस्टोरिकली क्या नंबर्स चल रहे हैं। लेट्स से यहाँ पे फोरकास्टेड है 447.5
47.7 नंबर जो है वो फोरकास्ट में आ रहा है। फोरकास्ट मतलब ये मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है ये नंबर्स की। एंड ये ऑलमोस्ट नियर टू है जो प्रीवियस डेटा है उससे सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब जब आपने देखा कि एक्चुअल डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया और 8 मंथ बैक से अच्छा आया, तो इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपने टेक्निकल एनालिसिस भी लाइन करना है। ये जब डेटा रिलीज होगा ऑब्वियसली, जब ये 8 मंथ प्रीवियस 8 मंथ से अच्छा डेटा आया इस बार, तो इसका एक शॉर्ट टर्म मूव आएगी मार्केट में, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं लाइक 20-30 पिप्स के लिए। तो अब ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास। अब दो तरीके हैं यहाँ पे। पहले तो आप फाइंड आउट करें मार्केट में वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग पेयर कौन से हैं। आप देखें कि अगर डेटा पॉजिटिव आना है यूएस का, तो जो लेट्स से यूरो यूएसडी करेंसी पेयर है, तो आपने उसमें देखना है कि फर्स्ट करेंसी यूरो है, तो आपने देखना है कि लो ऑफ द डे पे हो यूरो यूएसडी, हाई ऑफ द डे पे हो यूरो यूएसडी, अगर तो डेटा पॉजिटिव आता है सेल करने के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर आपने यूएसडी जेपीवाई को ट्रेड करना है, तो आपने मेक श्योर करना है यूएसडी जेपीवाई जो है वो लो ऑफ द डे पे हो बाय करने के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर तो हम इसको हायर टाइम फ्रेम लेट्स से H1 H4 के अंदर देखें, तो हमें कोई ऐसा लेवल नहीं मिल रहा टेक्निकली कि इस न्यूज़ के ऊपर हम सेल करें। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम न्यूज़ पे कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड प्लान कर रहे हो, डेटा को देखते हुए फंडामेंटल्स, तो हमारे टेक्निकल अलाइन करने चाहिए, ठीक है। तो टेक्निकली अगर हम देखें H1 के ऊपर, तो हमारे पास जो है वो एक इधर जो है वो सप्लाई एरिया बनता है। ओके, ये सप्लाई एरिया बनता है, तो डेटा आया, डेटा आने के बाद एक इंस्टेंट रिएक्शन आया, इसको आप स्कैल्प कर सकते थे शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपने वेट करना है कि मार्केट आपके लेवल पे है। लेट्स से ये एक सप्लाई एरिया है, ठीक है, रियली बेस्ड ड्रॉप पैटर्न बनाया है सप्लाई डिमांड का, या फिर आप कहें कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है स्मार्ट मनी लैंग्वेज के अंदर इन टू द प्रीमियम रेंज, ठीक है। ये हमारी डीलिंग रेंज है इस हाई से लेके इस लो तक, ठीक है। तो आप इसको फिर लगाएंगे ऊपर से नीचे तक, तो आपके पास की डीलिंग रेंज आ जाएगी। तो उस डीलिंग रेंज के ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो प्रीमियम के अंदर है, ठीक है। तो इधर से जो है वो आप शॉर्ट सेल प्लान कर सकते हैं अपनी दैन लॉन्ग टर्म के लिए। और नेक्स्ट वीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा भी आ रहे हैं, लेट्स से आईएसएम सर्विसेज पीएमआई। तो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई जो है वो यूएस की 70% ऑफ इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, सर्विसेज सेक्टर। तो सर्विसेज का डेटा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर विद मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्विसेज का डेटा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। अब जो शॉर्ट टर्म आप स्कैल्पिंग इसमें कर सकते थे डेटा आने के बाद, क्योंकि डेटा जो था काफ़ी सरप्राइजिंग था, प्रीवियस 8 मंथ से अच्छा डेटा आया है। तो उसका क्राइटेरिया ये है कि जिस तरह हमने डेटा के अंदर देखा, जिस तरह हमने इधर डेटा के अंदर देखा कि हमारे पास जो है वो कंपोजिट इंडेक्स पॉजिटिव है, साथ में प्राइजेस भी बढ़ी हैं, जो कि फेडरल रिजर्व ने इस पे अपना इंटेंशन, अपने एक वरीनेस दिखाई कि यार प्राइसेस बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है फिर, और इसकी एक कंफर्मेशन यहाँ पे मिली। इसका मतलब जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट होल्ड करने का कहा है 2025 में, 2025 में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 100 बेसिस पॉइंट कट ऑफ करेंगे, लेकिन अब 50 पॉइंट कट ऑफ कर रहे हैं। तो वो उधर तो एक श्योरिटी मिल गई मार्केट को कि भाई वो वाकई में जो है वो 50 ही बेसिस पॉइंट कट ऑफ करेंगे, ठीक है। जैसा न्यू ऑर्डर्स बढ़े, इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी फ्यूचर में, तो प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़ेगी एंड एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो ये सो इसके साथ अब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो वीक आई है। अब जिस तरह यूएस की इकॉनमी जो है वो एक रिकवरी साइकिल के अंदर ऑलमोस्ट इंटर हो गई है, ठीक है, एक एक्सपेंशन नियर टू एक्सपेंशन साइकिल है। तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट के नंबर मैंने जैसे आपको बताया है कि ये सीजनैलिटी फैक्टर भी हो सकता है। तो इस, हम इसको जो है वो आईएसएम डेटा सर्विसेज डेटा के अंदर जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि उसमें कैसी रही है, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप लोग जो है वो इसमें ऐसे कर सकते हैं कि लेट्स से जब ये डेटा रिलीज़ हुआ, एंड ये डेटा रिलीज़ हुआ अराउंड आई गेस इस इस टाइम पे, ठीक है। मैं इधर ओके, तो हम 1 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं। पहले आपने ना अपने टेक्निकल लेवल सारे डिफाइन करने हैं, ठीक है, डेटा आने से पहले। जिस तरह मैंने यहाँ पे देखें आप टेक्निकल लेवल डिफाइन करे हुए हैं। जिस तरह मैंने टेक्निकल लेवल्स क्या डिफाइन करे हुए हैं कि ये मेरी जो है वो प्रीवियस हाई या बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, अब
तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट जो है वो उसको स्वीप आउट करे, इधर से जो लिक्विडिटी है उसको ले, एंड देन उसके बाद जो है वो मैं सेल साइड की ट्रेड प्लान को, डेटा को देखती है। अब क्या हुआ, जैसे ही मार्केट डेटा रिलीज हुआ ये हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, ओके, तो मार्केट ने एक इंस्टेंट जो है वो सेल साइड मूवमेंट तो दी इनिशियली। ठीक है, इनिशियली क्या है हमारे पास, एक सेल की मूवमेंट तो आई, लेकिन क्या है जो एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा था जो वीक था, उसकी वजह से मार्केट जो है वो अबव की अपसाइड गई। स्टॉप लॉसेस हंट किए, स्टॉप लॉसेस हंट करने के बाद मार्केट ने रियलाइज किया कि जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है इट्स गुड। ठीक है, एंड जो एम्प्लॉयमेंट नंबर है वो सीजनलिटी फैक्टर भी हो सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंफर्मेशन मिली, टेक्निकल कंफर्मेशन क्या मिली है, जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था ये मार्केट ने इसको इन्वर्ट कर दिया स्मार्ट मनी लैंग्वेज के अंदर। यहाँ से एंट्री आपने प्लान करी अपनी, एंड एवरी डेली रेंज, एवरी ट्रू डेली रेंज फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने जो है वो 20 पिप्स, 30 पिप्स जो है वो प्लान कर लिए यहाँ से। या सिंपल अगर आरआर की बेसिस पे आपने करना है तो आरआर की बेसिस में, वैसे तो न्यूज ट्रेड में ही होता है हमेशा आप 10-15 पिप का अपना तकरीबन एसएल रखें। तो अगर आप आरआर की बेस पे ट्रेड लेते हैं लेट्स से, तो आपने बोला ये मेरा बफ इनवैलिडेशन लेवल है, ठीक है, तो आप यहाँ से 1:3 अपनी ट्रेड प्लान कर लें, एंड इसमें आपको ऑलमोस्ट जो है वो 1:3 में 20 पिप्स अराउंड जो आपकी ट्रेड बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम न्यूज़ ट्रेड प्लान करते हैं और न्यूज़ ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए वो ये है कि आपको डेटा को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। ठीक है, डेटा जो रिलीज हो रहा है वो डेटा है क्या, उस डेटा का इम्पैक्ट क्या हो सकता है इकॉनमी पे, वो डेटा किससे रिलेटेड है। अगर तो आप न्यूज़ जो भी डेटा आ रहा है और आपको नहीं पता सेंट्रल बैंक किस अपने साइकिल के अंदर है या इकॉनमी जो किस साइकिल के अंदर है, तो फिर आप परफेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते इस न्यूज़ को, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा न्यूज़ ट्रेड करना, आप जो है वो अपना अकाउंट लिक्विडेट कर बैठेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो बंदा फंडामेंटल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है तो उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। एक महीने के अंदर 40+ जो है इकोनॉमिक डेटा रिलीज होते हैं, अपने टेक्निकल्स उसके साथ लाइन करके वो अपनी परफेक्ट ट्रेड्स कर सकते हैं सिर्फ न्यूज़ टाइम के अंदर, आपको पूरा दिन मार्केट के सामने बैठने की जरूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें, एक मैंने परफेक्ट ट्रेड जो है वो कैच करी है, उसमें मैंने 20-25 पेज जो है वो इजीली बना लिए। तो ये आपका था एनालिसिस, एंड इसके साथ फर्दर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस डेटा के साथ कि आप जो है वो स्मार्ट मनी के साथ अगर रहना चाहते हैं तो आप जो है वो सीओटी डेटा को लाजमी जो है वो लुक आफ्टर किया करें वीक ऑन वीक बेसिस के अंदर। तो आपका एक पता चल जाए कि मार्केट के ओवरऑल जो है वो सेंटीमेंट्स क्या हैं, आइदर दे आर बुलिश और आइदर दे आर बेरिश। अब लेट्स से जैसे ये इनसाइडर वीक एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैं यूजुअली अपने सीओटी डेटा जो है वो देखता हूँ, एक क्लियर पिक्चर में आते हैं। सीएफटीसी की जो रिपोर्ट होती है वो काफ़ी जो है वो नॉइजी किस्म की होती है। अब यहाँ पे देखें डॉलर इंडेक्स है, तो हम जो ट्रेडर्स हैं हम फोकस करते हैं इस सीओटी के अंदर सिर्फ लार्ज स्पेकुलेटर्स को। ठीक है, कमर्शियल से हमारा लेना देना नहीं है, स्मॉल ट्रेडर्स आप कर सकते हैं फोकस, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो लार्ज स्पेकुलेटर्स की होती है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल्स आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी। कमर्शियल्स जो है यहाँ पे वो इसलिए नहीं आए कि उन्होंने जो है वो पैसे बनाने हैं ये करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह, दे आर हेयर टू हैच देयर एग्जिस्टिंग वेल्थ। ठीक है, अपनी लेट्स से एक कंपनी है पाकिस्तान की, या अब उन्होंने जो है वो 6 महीने बाद पेमेंट करनी है अमेरिका से, कोई शिपमेंट अमेरिका की कोई कंपनी है उनको, ठीक है, 6 महीने बाद पेमेंट करनी है। और उनकी जो रिस्क असिस्टेंट की टीम है या उनकी जो फाइनेंस की टीम है वो कहती है 6 महीने बाद जो रुपया है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा अगेंस्ट द डॉलर। अगर आज 270 का तो वो 300 पे चला जाएगा। तो वो क्या करेंगे, वो बैंक के पास जाएंगे, बैंक को बोलेंगे आप हमारे लिए फ्यूचर फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो परचेज कर लें, ठीक है, यूएस डॉलर के 6 मंथ के। ठीक है, मतलब कि 6 महीने बाद अगर हमने पेमेंट करनी है तो हमें करंट रेट पे ही जो है वो डॉलर्स मिल रहे हैं, ना कि अगर उस टाइम पे 330 चल रहा हो या 300 चल रहा हो तो उस पे उनको मिले। ठीक है, तो वो बैंक से करेगा, बैंक से उनके लिए कमर्शियल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज कर लेगा, 6 महीने की जो उन्होंने पेमेंट करनी है बाद में उस पर, और उससे जो है वो एक छोटी सी फीस उस पर चार्ज करेगा जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसलिए नहीं स्पेकुलेट कर रहे कि जी ऊपर जाएगी करेंसी तो उस पर प्रॉफिट बनाएंगे, नीचे जाएगी करेंसी तो प्रॉफिट बनाएंगे, नहीं, वो अपनी जो एक नीड है कि हमने ट्रांजेक्शन करनी है 6 महीने बाद, उसमें अगर 30 रुपये बढ़ जाता है डॉलर तो वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है 10% जो है वो इंक्रीज हो जाएगी उनकी कॉस्ट के अंदर।
अगर उन्होंने $5 मिलियन की पेमेंट करनी है तो $5 मिलियन पे अगर 10% बढ़ा दें आप तो $5 लाख उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 6 महीने बाद। तो ये कमर्शियल जो है वो उनका काम ये होता है, ठीक है। तो कमर्शियल्स को हम इतना फोकस नहीं। हाँ, ये जो लार्ज स्पेकुलेटर हैं, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, जो ट्रेड करते हैं स्पेसिफिकली करेंसीज फ्लक्चुएशंस को टू मेक मनी, तो हमारा जो है फोकस ये होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि डॉलर जो है, डॉलर्स में नेट लॉन्ग पोजीशन में जो है वो ज़्यादा चेंज आया है कंपेयर विद द नेट शॉर्ट पोजीशन, तो इसका मतलब जो स्पेकुलेटर्स हैं वो ओवरऑल बुलिश है डॉलर के ऊपर। ओके। एंड यहाँ पे फिर हमें जो चीज़ फोकस करने वाली होती है वो होती है ओपन इंटरेस्ट। अब जब हम इसको टेक्निकल के साथ अलाइन करते हैं, लेट्स से किसी रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट है और रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेकआउट हो गया और हम साथ में देखें कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहे हैं मार्केट के, तो इसका मतलब वो ब्रेकआउट जो है वो वैलिड है। इसी तरह अगर किसी सपोर्ट लेवल पे मार्केट है और जो ओपन इंटरेस्ट है मार्केट के वो बढ़ रहे हैं लेकिन सेल साइड की तरफ, तो इसका मतलब कि वो जो ब्रेक डाउन है मार्केट का वो वैलिड है। एंड इसी तरह अगर हम देखें कि ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा और रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट खड़ी हुई है, सपोर्ट लेवल पे खड़ी हुई है, तो इसका मतलब कि वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल जो है वो वीक है मार्केट का। ओके। सो आई होप आपको जो है वो अच्छे से ये समझ आ गया होगा ये इस चीज़ के बारे में कैसे हम न्यूज़ ट्रेड एनालिसिस करते हैं, अपने फंडामेंटल्स कैसे जो है वो मार्केट में न्यूज़ डेटा आने से पहले जो है वो प्लान करके रखते हैं कि अगर हमने उसको ट्रेड करना है। अगर किसी का कोई मज़ीद क्वेश्चन हो इस हवाले से या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड या फंडामेंटल से रिलेटेड कोई भी हो तो आप अपना क्वेश्चन लाजमी पूछें, कमेंट में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं अब वो उनको आप मिस ना करें। एंड आप टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिले, आप नॉलेज अच्छी अपनी लेके जाएँ एंड अच्छे से ट्रेड करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।